हेलो बच्चों। मैं निशांत मेहता स्वागत करता हूं आपका एसएस कोचिंग क्लासेस पे। उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आपने थंबनेल देखा है, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बोर्ड क्लास में यह पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है बेटा, है ना। एक ही क्वेश्चन आएगा जो आपके सेक्शन डी में आएगा, वो सिंगल क्वेश्चन 4 नंबर का होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम। और शुरुआत करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सांगोद के निवासी हो, क्लास 10th में पढ़ते हो आप और सांगोद में रहते हैं या सांगोद के आसपास किसी गांव में रहते हैं, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो जो 2 ऑफलाइन बैच हमारे रनिंग है, एक तो 1 से लेकर 4 बजे तक और एक 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है 4.1 का। वो आपसे कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो, द्विघात समीकरण का आपको व्यापक रूप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? व्यापक रूप कि द्विघात समीकरण अधिकती कैसी है। तो देखो, द्विघात समीकरण हमारी इस प्रकार की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर हम पता कर लेते हैं कि भैया ये ए बी सी है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, ये ए बी और ये सी, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है भाई? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। क्या सर इन्हीं से काम चल जाएगा? क्या नहीं, आपको एक कंडीशन और याद रखनी होती है कि ये सब वास्तविक संख्या हैं। बी और सी 0 हो सकता है पर ये ए 0 नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब तो आप इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस रूप की कोई भी समीकरण हमें नजर आती है तो हम कह देंगे कि वो कौन सी समीकरण होगी भैया? द्विघात समीकरण होगी। तो चलिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमें? 2 × x-3, ठीक है। 2, अरे भाई ये लो, 2 × x-3, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। हमसे पूछा गया द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए सरल करना शुरू करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x-6। हम देखते हैं कि यहाँ पे 2x से 2x कट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6, सॉरी -6, -6 को आप इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा भाई, इक्वल टू 0। तो क्या यह जो समीकरण मिली है, क्या इसकी शक्ल आपने जो अभी समीकरण देखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मिलती है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल मिलती है सर। लेकिन यहाँ पर एक्स वाला पद नहीं है, अर्थात एक्स के साथ जो बी होगा वो 0 हो गया होगा, वास्तविक संख्या यहाँ पर 0 आ गई होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? यह यह समीकरण यह समीकरण यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की है, बराबर 0 के रूप की है। अतः ये क्या हो जाएगी? अतः यह एक द्विघात समीकरण हो जाएगी। हम एक क्वेश्चन में पूरा लिख लेते हैं, फिर नहीं लिखेंगे। अतः यह एक क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे भाई। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर -2x और फिर -2 एक्स स्क्वायर -2x। यहाँ लिख लेते हैं भाई, यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है। और इक्वल में क्या दे रखा है? इक्वल में दे रखा है -2 × 3 - x, -2 3 - x, -2 और साथ में आया 3 - x, ठीक है। चलिए करना शुरू करते हैं, सोल्व कीजिए इसे। यहाँ तो आप LHS में तो कुछ कर ही नहीं सकते, एज इट इज़ लिखते हैं। -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -6 और ये प्लस का 2x, ठीक है। और दोनों को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये -2x है, उधर से -2x आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और -6 इधर आएगा तो +6 = 0। क्या यह बिल्कुल, ये भी हमें जो समीकरण मिली है ये इसी रूप की है। ये जो हमें समीकरण मिली है ये इसी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है। चलिए आगे क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x-2 x+1, x-2 x+1। लीजिए लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन को।
थर्ड क्वेश्चन हम लिखते हैं x-2 और साथ में x+1, ठीक है। इक्वल में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। x-2 x+1 और इक्वल में दे रखा है x-1 x-3, x-1 x-3, x-1 और x-3। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, ठीक है, और पता करते हैं द्विघात है या नहीं है। इधर x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x², x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +x, ऐसे -2 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -2x -2, ठीक है। इक्वल में क्या आएगा, सेम x को दोनों से मल्टीप्लाई करो x² और -3x, ठीक है। हम थोड़ी जगह बनाते हैं भाई, रुकिए, जगह की कमी है भैया जीवन में, ठीक है। आगे चलते हैं, -3x और क्या आएगा, अब -1 को गुणा करोगे तो माइनस का x और प्लस का माइनस का 3x², ठीक है। माइनस का -1 मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया शायद, -x और प्लस का 3 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये आएगा। अब दोनों तरफ आप देखोगे कि बेटा x² से x² कट रहा है, ठीक है, और बाकी यहाँ बच रहा है x में से 2x गया तो माइनस का x -2 और इक्वल में -3 और -x हो जाएगा -4x + 3, ठीक है। ये कहीं से भी उस 4x को हम इधर ले आते हैं तो 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x बचेगा प्लस का 3x, ठीक है। और ये जब -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो यह जो समीकरण आई है यह ax² + bx + c के रूप की समीकरण नहीं है भाई, बराबर 0 के रूप की ये समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसमें x² का पद नहीं है, x² आना ही चाहिए, उसका गुणांक 0 नहीं हो सकता भाई। तो हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार आप बाकी बच्चे क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन हम इसका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7वां कर लेते हैं क्योंकि इसमें क्यूब दे रखा है, बाकी सब में सादा कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में और बता देता हूँ, बाकी आप होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, x+2 का होल क्यूब, एक सेकंड, x+2 का होल क्यूब लिखते हैं भाई, x+2 का होल क्यूब। इक्वल में क्या दे रखा है भाई, इक्वल देखते हैं जल्दी जल्दी से, 2x x² -1, 2x x² -1, 2x x² -1। अब किसी को अगर a + b का होल क्यूब नहीं पता तो उसे पता होना चाहिए भैया, आप 10th क्लास में आ गए हो, है ना। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², या फिर मैं लिख ही देता हूँ भाई, a + b का होल क्यूब यहाँ पे काम आने वाला है, वो होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। अब हम देखते हैं a + b का, इस सूत्र से इसे खोलते हैं, a², अरे यार a³ आएगा भाई, a³ + 3a² b + 3ab² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b³ यानी 2 का क्यूब, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर क्या आएगा, इस 2x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 2x³ और ये 2x मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये आएगा -2x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम यहाँ तक आ गए हैं भाई, तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। इसे तो लिखते ही x³, ये हो जाएगा हमारा 6x², ये हमारा हो जाएगा 4 × 3 12x, ये हमारा बन रहा है 8 इक्वल ये 2x³ -2x। चलो फाइनल आंसर लिखते हैं, 2x³ को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये बनेगा माइनस का x³ बचेगा, माइनस और ये प्लस का 6x², इधर 12x है और उधर -2x आएगा तो हो जाएगा 14x, ठीक है, प्लस का और +8 = 0। ये आपकी 3 घात की समीकरण है भाई। तो ये हम क्या लिखेंगे कि यह समीकरण जो है वो ax² + bx + c = 0 के रूप की समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगी भाई, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई, हमने ये वाला आंसर किया, हमने सेकंड को सोल्व किया और हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसका कौन सा किया, ये 6 या 7th कौन सा किया था भाई, हाँ भाई 7th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बाकी आप, मुझे उम्मीद है बाकी आप ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 8th, ठीक है। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 4 आपको होमवर्क में करने हैं। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, पढ़ना है। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए आयताकार भूखंड दिया हुआ है, ये लीजिए मैं इसे आयताकार भूखंड ले लेता हूँ, ठीक है। इस आयताकार भूखंड में वो हमसे क्या कह रहा है
कि इस आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है, वो जो क्षेत्रफल है वो है अपना 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से समझिएगा, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। वेरी गुड, ये लंबाई होती है भाई और ये चौड़ाई होती है। अब देखते हैं वो उसने हमसे कहा क्या है कि लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है, तो हमें लंबाई माननी चाहिए कि चौड़ाई को एक्स मानना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर बेटा मैं आपसे कहूँ कि मेरी उम्र आपकी उम्र से 10 साल अधिक है या मेरी उम्र आपकी उम्र से 10 साल ज़्यादा है, तो 10 साल ज़्यादा है तो मुझे किसकी उम्र पता होनी चाहिए? अगर आपकी उम्र पता है तो आपकी उम्र में 10 जोड़ते ही मेरी उम्र तो अपने आप आ ही जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, यानी अगर चौड़ाई मुझे पता होगी तो फिर मैं चौड़ाई का 2 गुना करूंगा और उसमें एक जोड़ दूंगा तो मेरे पास लंबाई तो अपने आप आ ही जाएगी। तो फिर मुझे क्या मानना चाहिए? तो मुझे चौड़ाई माननी चाहिए भाई, है ना। अगर मैं चौड़ाई एक्स मानूंगा तो फिर लंबाई कैसे आएगी कि सर लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई का डबल करो और उससे एक अधिक है और उसमें एक जोड़ दो तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी। यानी हमें माननी क्या पड़ेगी? हमें चौड़ाई माननी पड़ेगी। तो फिर क्या करेंगे बेटा, बताना। तो मैं इधर लिखता हूँ, माना चौड़ाई कितनी है? माना चौड़ाई, किसकी चौड़ाई भाई? आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है भाई। क्या है? x मीटर है। अच्छा लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई क्या हो जाएगी? तो देखो लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने, यानी चौड़ाई को 2 से गुणा करो। ये रही चौड़ाई, इसको 2 से गुणा किया तो ये आ गया चौड़ाई का 2 गुना। इस 2 गुने से एक अधिक है और इस 2 गुना करके इसमें एक जोड़ दो तो ये आ गई आपकी लंबाई। ध्यान से सुनिएगा वापस, मैंने चौड़ाई को x माना तो लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, हमें भूखंड और भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। भूखंड कैसा है? आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, चूंकि क्षेत्रफल कितना दिया गया है बेटा, बताना। तो क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? बोले सर क्षेत्रफल का तो सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो होगी हमारी 2x + 1। लंबाई कितनी होगी? 2x + 1। देखिए भाई ये रही लंबाई, और चौड़ाई कितनी होगी? x। तो अगर मैं ये लंबाई को इस चौड़ाई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा क्षेत्रफल आ गया। ये मेरा क्या आ गया? क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर है? 528 के बराबर है भाई। ठीक है, 528 के बराबर। तो चलिए इसे सरल करते हैं। यहाँ पे x को अंदर गुणा किया तो क्या आया? 2x² प्लस x को 1 से किया तो x = 528। 528 अब क्या आ जाएगा भाई? 528 को इधर लेके आ जाओ, बराबर में 0 होना चाहिए भाई। -528 = 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, जो कि उसने क्वेश्चन दिया था उससे हमने द्विघात समीकरण बना दी भाई। ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ भाई, मैं इसे थोड़ा, चलो रहने दो। ठीक है, तो ये आपके द्विघात समीकरण बन गई भाई। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आपको द्विघात समीकरण बनाने वाले और भी दिए जाएंगे, और आगे भी जब हम क्वेश्चनों को सरल करेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन 4-4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उनमें भी आपको द्विघात समीकरण खुद ही को बनानी पड़ेगी। अच्छा बहुत सारे बच्चे, अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर एक चैप्टर 3 है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसके क्वेश्चन और इस चैप्टर 4 के क्वेश्चनों में क्या अंतर होता है। हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबाई x और चौड़ाई को y मान लिया तो भाई चैप्टर 3 का क्वेश्चन है या चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए बेटा 2 बातें विशेष ध्यान में रखना। पहली बात तो ये कि इस चैप्टर 4 का क्वेश्चन सेक्शन डी में आएगा, और अगर सेक्शन ए, बी और सी में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब वो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ना कि चैप्टर 4 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट तो ये कि इस चैप्टर का क्वेश्चन सेक्शन डी में मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहचानने का, कि क्वेश्चन को कैसे पहचाने, तो दूसरा पॉइंट ये है कि बेटा इसमें हमेशा अगर आप लंबाई को x मानते, चौड़ाई को y मानते, तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए x गुणा y करना पड़ता, और x गुणा y तो आपको पता है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में भी नहीं आता। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में भी x गुणा y वाला पद नहीं आता है भाई। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर के क्वेश्चन को पहचानने का ये बहुत बढ़िया तरीका है कि वो हर क्वेश्चन में गुणा की बात करेगा भाई। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको गुणा दिखेगा, मल्टीप्लाई दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया था जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो जब लंबाई गुणा चौड़ाई है, गुणा की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हम एक्स ही मानेंगे, वाई नहीं मानेंगे। हम समझ जाएंगे कि ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिर भी जो बच्चा ना समझे वो अनाड़ी है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे ये तो तीसरा आ गया, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? वही द्विघात समीकरण हमें बनानी है।
हमसे क्या रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे 1 और 2 क्रम से है, क्रमागत है। 2 और 3 क्रमागत है। 4 और 5 क्रमागत है। 10 और 11 क्रमागत है। तो ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हालांकि हमें तो केवल यहाँ पे द्विघात समीकरण बनानी है, उसे सरल नहीं करना है भाई, ठीक है। तो देखो, तो एक पूर्णांक हम मान लेते हैं। तो माना एक पूर्णांक क्या है भाई? एक पूर्णांक हमारा x है। एक पूर्णांक बराबर x। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई? तो दूसरा पूर्णांक जो है वो क्रमागत है। तो दूसरा पूर्णांक इससे एक ज़्यादा या एक कम हो जाएगा। अब क्रमागत है तो हम तो ज़्यादा ही लेंगे। दूसरा पूर्णांक क्या लेंगे हम? x+1 हो जाएगा। जैसे अगर ये 3 है तो ये अपने आप 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसे मान लेते हैं। और फिर हमसे क्या कहा गया है उसने? दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो देखो, ये रहा पहला पूर्णांक x और ये रहा दूसरा पूर्णांक x+1। इन दोनों का गुणनफल 306 है। बस इसे सरल करेंगे और हमारी द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी भाई। तो चलो करते हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x², x को 1 से किया तो x = 306। और ये 306 को आप इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा भाई। x² + x - 306 = 0, ठीक है। ये लो, ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। और वापस मैं वही इंपॉर्टेंट बात आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ, क्या कि देखो यहाँ वापस इसने किसकी बात करी है? धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल की। अब जहाँ भी गुणनफल की बात कर देगा तो हम समझ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, न कि चैप्टर 3 का, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। आगे चलते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अभी हमने पीछे एक छोड़ा था, रोहन की माँ। देखो ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखो वापस किससे कौन बड़ा है? तो जिससे बड़ा है उसी को माना जाता है। हम चलो आगे पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी जो आयु का गुणनफल है वो अब से 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो देखो बताओ, यहाँ अगर आप पढ़ते हो, ये देखो उनकी आयु का 3 वर्ष पश्चात, ये आ गया गुणनफल। आया या नहीं आया? गुणनफल आ गया। इसका मतलब चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, वाई वगैरह नहीं मानना है, एक्स ही मानना है। तो चलो अब कैसे करते हैं, देखो। माना ये तो रहा रोहन और ये रही रोहन की माँ, ठीक है बेटा। ये दो व्यक्ति हैं। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। अरे अगर मुझे रोहन की उम्र पता होती तो मैं रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ देता, तो माँ की पता हो जाती, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रोहन की आयु मान लेता हूँ x। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? x + 26। ये आज की बात कर रहे हैं। आज का मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा वर्तमान की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान। आज अगर रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु है x + 26 वर्ष। बात समझ आई? फिर वो क्या कह रहा है हमसे कि उनकी आयु को गुणा करो, गुणनफल निकालो। लेकिन कब? अब अभी की आयु का नहीं, अब से 3 वर्ष पश्चात की जो उनकी आयु होगी उसका गुणनफल। तो अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी भाई? तो बताओ, ये तो रोहन 3 वर्ष बाद रोहन कितने का हो जाएगा और उसकी माँ कितने वर्ष की हो जाएगी? तो 3 वर्ष बाद रोहन हो जाएगा x + 3, 3 साल बढ़ जाएगा। और 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद रोहन की माँ x + 26 में 3 जोड़ोगे तो x + 29 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी रोहन की माँ। कब की बात है ये? 3 वर्ष बाद की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो हम इसे तरीके से अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे कि माना रोहन की आयु बराबर x, ठीक है। तो और तो फिर रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26। तो चलो लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं भाई। पहला, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी है भाई? माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष है भाई, ठीक है। तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? तो रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु बेटा हो जाएगी, अब चूंकि वो 26 वर्ष बड़ी है तो हो जाएगी x + 26 वर्ष, ठीक है। अब वो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 3 वर्ष बाद। तो बताओ क्या 3 वर्ष बाद उनकी आयु सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी भाई। 3 वर्ष बाद रोहन की जो आयु होगी, रोहन की जो आयु होगी वो हमारी हो जाएगी x वर्ष, x वर्ष। और रोहन की माँ की आयु भी बढ़ जाएगी। रोहन की माँ की आयु पहले थी x + 26, अब कितनी हो जाएगी रोहन की माँ की आयु? माँ की आयु ये हो जाएगी x + 26 में, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना भूल गया मैं। कितना होगा? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष। और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26। पहले कितनी थी? बोले सर x + 26 थी। अब कितनी हो जाएगी बोलो?
तो बोले सर 3 जोड़ दो, तो फिर कितनी आ जाएगी बताओ, x प्लस 29 आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इन दोनों माँ और बेटे की आयु का अगर आप गुणा करते हो, इन दोनों माँ और बेटे की आयु का अगर आप गुणनफल निकालते हो तो वो कितना आता है भाई, तो कह रहा है वो 360 आता है। कितना आता है, 360 आता है। तो चलिए बेटा हम करते हैं, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा भाई, प्रश्नानुसार कि इन दोनों की आयु का गुणनफल। तो देखो किन किन की आयु का गुणनफल, ये तो रही रोहन की आयु और ये x प्लस 29 ये रही रोहन की माँ की आयु, इन दोनों का हो गया एक गुणा और ये गुणनफल आ गया 360 के बराबर। ऐसे हमें करना है बेटा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी भाई, है ना। चलो द्विघात समीकरण निकालते हैं फाइनल। अब तो कैलकुलेशन है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 29 से करोगे तो 29x, 3 को x, अब 3 की बारी, 3 को x से करो 3x, 3 को 29 से करोगे तो कितना आएगा 87, 87 आएगा भाई, 360 आएगा भाई, ठीक है इक्वल। अब एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 हो गया 32x, 32x और उधर से 360 इधर आएगा तो माइनस का बचेगा। अब 87 माइनस करना है ना, 87 में से 360 माइनस करना है तो 60 तो ये गए, 27 वो जाएंगे तो 273 बचेगा भाई। कितना बचेगा, 273 इक्वल 0। तो ये हमने द्विघात समीकरण बना दी भाई, ठीक है, ये हमने द्विघात समीकरण बना दी। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि भैया हमने सबसे पहले क्या कहा कि माना रोहन की आयु कितनी, x वर्ष, तो रोहन की माँ की x प्लस 26, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और x प्लस 29 और इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 के बराबर करके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, 480 किलोमीटर की कोई दूरी है उसे रेलगाड़ी तय कर रही है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है वो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। सही बात है, अगर आप चाल कम करोगे बाइक की या किसी गाड़ी की तो समय ज़्यादा लेगी जाने में, चाल तेज करोगे तो वो समय कम लेगी जाने में, ठीक है। तो हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस भी चीज़ को ज्ञात करना होता है वो पहले मान ली जाती है कि माना कि चाल x है, फिर हम सरल करते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में चाल दी गई है, समय की बात हुई है, दूरी की बात हुई है। तो आप लोगों को एक हिंट तो यहाँ से मिल गया होगा कि इसमें चाल, समय और दूरी की बात हुई है तो हमें एक सूत्र याद होना चाहिए चाल का। क्या होता है चाल का सूत्र, इसमें काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि कहना क्या चाहता है। चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। और अगर मुझे समय का सूत्र चाहिए तो हम समय का सूत्र इसी से निकल जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए और चाल को नीचे ले आइए, तो समय का सूत्र हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है। ये अगर सूत्र आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने आप लोगों के लिए ये लिख दिए हैं भाई, ठीक है। ये मैंने सूत्र दोनों लिख दिए इधर कोने में, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं वो कहना क्या चाहता है। वो कहना चाहता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, वो कहना चाहता है कि एक दूरी है, ये दूरी है AB, ये दूरी है हमारी 480 किलोमीटर। कितनी है, 480 किलोमीटर है ना दूरी, ये हमें दे रखी है। अब हमसे क्या कह रहा है कि एक समान चाल से चाल हमें ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि चाल कितनी है, चाल हम मान लेते हैं भाई, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति हावर, x किलोमीटर प्रति हावर मैंने चाल को मान लिया, ठीक है। चाल आ गई, दूरी आ गई, क्या समय बता सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं सर, समय का सूत्र लिखा हुआ है। क्या होता है समय का सूत्र, दूरी बटा चाल होता है भाई, देखो कोने में लिखा हुआ है। तो मैं समय निकाल लेता हूँ, समय कितना आया, समय आएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी 480, चाल कितनी, बोले सर हमने x माना है, तो ये हमारा आ गया बेटा क्या, ये हमारा आ गया समय। क्या आया बताओ, समय आ गया भाई, ठीक है। इस डिब्बे को मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ, है ना, ताकि ये लो समय हमारा आ गया। अब हम आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है हमसे, अब वो क्या कह रहा है हमसे, देखो मैं समझाता हूँ। ये वापस वही दूरी है, ये वापस वही दूरी है, और कितनी है दूरी, दूरी 480 किलोमीटर ही, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है कि दूरी तो वही है, लेकिन उसने क्या किया कि यदि इसकी चाल को कितना कम कर दिया उसने, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, चाल को घटा दिया। पहले चाल कितनी थी, बोले सर x मानी थी हमने, अब उस चाल को उसने घटा दिया, कितना कर दिया
कितना घटा दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया। तो जब घटा दिया तो फिर उस दूरी को तय करने में समय ज़्यादा लगेगा, और कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो फिर मैं कहता हूँ चाल कितनी, दूरी तो वही 480, चाल कितनी कर दी इसकी, तो सर चाल जो नई चाल है, जो नई जो चाल है वो पुरानी चाल x थी, उसको 8 कम कर दिया, चाल को घटा दिया, कितना घटा दिया, 8। तो ये आ गई आपकी नई चाल। तो बताओ वापस अब समय कितना लगेगा, तो बोले सर अगर चाल को कम कर दिया तो समय ज़्यादा लगेगा, कितना समय लगेगा बताओ। यहाँ समय कितना आएगा, यहाँ जो समय आएगा वो हमारा आएगा, ये रही दूरी, सूत्र होता है दूरी बटे चाल, तो ये रही दूरी और ये रही हमारी नई चाल, तो ये नया समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भाई। ठीक है, ये लीजिए, है ना, ये हमारा नया समय आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, नया समय आ जाएगा भाई। ठीक है, पुराना समय हमारा कितना था, तो देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, पूरी स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा। पहले चाल हमने x मानी, दूरी 480 थी, तो समय आया दूरी बटा चाल से 480 बटा x। फिर हमने कहा कि सर उसने चाल को कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 8 कम कर दिया, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल, और दूरी वही थी 480, तो समय कितना लगा, तो 480 बट्टा x माइनस 8। तो अब आप इन दोनों जो समय का अंतर है, इन दोनों जो समय का अंतर है, तो वो कह रहा है कि इनका जो अंतर है वो 3 घंटा है। कितना है, 3 घंटा। देखो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो यानी पहले समय था 480 बटा एक्स, उसके बाद जो अब समय लगा वो लगा 480 बटा एक्स माइनस 1। तो ये जो नीचे वाला समय है ये ज़्यादा है इस ऊपर वाले समय से, कितना ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 घंटे, यानी ये बड़ा समय है, ये कम समय है, ये अधिक समय में से कम समय को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 घंटे। तो हम लिखते हैं भाई प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे बेटा, प्रश्नानुसार चाल घटाने पर 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं ट्रेन को, है ना, रेलगाड़ी को कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 3 घंटे। तो ये जो हमारे पास चाल है, ये जो समय है 480 बटा x माइनस 8, इस समय में से अगर मैं जो पहले समय लगा था कम वाला 480 बटा x, उस समय को घटा दूँ, 480 बटा x को घटा दूँ, तो यह आता है हमारे 3 घंटे के बराबर। किसके बराबर आता है, 3 घंटे। देखो यहाँ मैंने चाल घटाई तो समय अधिक लगा, अधिक समय में से कम समय घटाओ तो अंतर कितना आना चाहिए, 3 घंटे का। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसे सरल कर लेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे भाई। तो चलो सरल करते हैं भाई, क्या क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है हमारा x माइनस 8, और यहाँ पे 480 को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इधर का जो 480 है वो x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में कितना है भाई, 3 है। ठीक है, इसे सरल कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा भाई, ऊपर आएगा 480 माइनस 480x, और ये माइनस का 480x जो कि कट जाएंगे भाई, और ये प्लस का 480 को 8 से किया तो 0, 88 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, बराबर, और नीचे क्या आया, नीचे हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, बराबर में हमारे है 3। ये जो कट रहा है उसे काट देंगे भाई। ठीक है, आगे चलिए, क्या आंसर आएगा, ये इधर तो बचा 3840, और ये वज्र गुना हो जाएगा भाई, 3 के साथ गुना में आएगा, इसे उधर ले जाइए, 3x स्क्वायर और 8 तिया 24 होता है भाई, 24x, इनको इधर ले आइए, 3800 को उधर ले जाइए, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और 3840 उधर जाएगा तो माइनस का 3840 इक्वल 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आएगी। और अभी मुझे लगता है 7 5, इस द्विघात समीकरण में 3 कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ से भी और 3840 में से भी, तो आप 3 कॉमन लेकर फाइनल आंसर लिख सकते हैं। चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 8x, और यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो 1 2 बच्चा 24 8 0 1280। ठीक है, 1280 बचेगा, बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। को सेट ठोक दीजिए महाकाल का से